आज हम जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर वो है अमीन्स। चैप्टर बहुत छोटा है तो चैप्टर बहुत ही आसान है, तो आप समझने की कोशिश करेंगे और आपको समझ में भी ज़रूर आएगा। और कंडीशन क्या है, फिर से वही कि आप नोटबुक पेन ज़रूर लेके बैठें और आप खुद भी करने की कोशिश करें, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो शुरू करें चैप्टर। तो अमीन्स बच्चों होते क्या हैं, पहले बताओ अमीन्स क्या होते हैं। अमीन्स इसका नाम क्यों है। आपको अमोनिया पता है क्या होता है? अमोनिया बताओ क्या होता है? NH3 हम सबको पता है। NH3 क्या होता है? अमोनिया होता है। अमोनिया की एक बार स्ट्रक्चर ज़रा बताओ कि अमोनिया कैसा दिखाई पड़ता है। आपको ये पता है कि नाइट्रोजन पे यहाँ लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होगा, यहाँ H है, यहाँ भी H होता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये ज्योमेट्री कैसी ज्योमेट्री है? इसको टेट्राहेड्रल बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है? टेट्राहेड्रल, कुछ ऐसा। ये नाइट्रोजन मतलब क्योंकि यहाँ तो लोन पेयर आ गए हैं, और ये कौन सी ज्योमेट्री हुई? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हुई। ये शेप कौन सी है? पिरामिड जैसी। ये क्या है? पिरामिड है। तो इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है और इसकी शेप क्या होती है? पिरामिड जैसी होती है, और एक लोन पेयर होता है। और इनके बीच में एंगल बताओ बच्चों क्या होगा? इसके बीच में एंगल बताओ कितना होगा? आपको ये पता है कि तब भी आपके पास ये क्या है? लोन पेयर है। टेट्राहेड्रल में एंगल कितना होता है? 109 डिग्री, 28 मिनट का एंगल होता है। पर यहाँ पे क्या हुआ? ऊपर लोन पेयर आ गए हैं बच्चों। क्या हो गया है? लोन पेयर आ गए हैं। तो लोन पेयर की वजह से हुआ क्या? यहाँ रिपल्शन क्रिएट हो जाती है। किसमें? ये लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। कौन? लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर। तो ये क्या करता है? तुम मुझसे दूर रहो। वो धक्का मारना शुरू कर देता, दूर रहो मुझसे। ये जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर को धक्का मारता है, जाओ यहाँ से। तो इनके जो बीच का एंगल है वो उनको और नज़दीक ला रहा है, क्योंकि यहाँ भी रिपल्शन क्रिएट कर रहा है और इस साइड से भी कर रहा है। तो इनका एंगल जो है वो कंपैरिजन टू किसके, जो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है उससे कम हो जाता है। और एंगल कितना लगभग मिलता है आपको? 160 डिग्री के आसपास का। किसकी वजह से? लोन पेयर ने क्या किया? रिपल्शन। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ मुझे क्या है। हाइब्रिडाइजेशन का देखो काउंट करने का क्या रूल था कि जितने क्या हो सिग्मा बॉन्ड हो और प्लस में जो लोन पेयर है वही हाइब्रिडाइजेशन होती है। पाई बॉन्ड को काउंट नहीं किया जाता था। तो अब देखो 1, 2, 3 और 4 टोटल आपके हाइब्रिड में कितने ऑर्बिटल कितना आना चाहिए? 4 आने चाहिए। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 होती है। sp3 देखो 1 ये और 3 ये, कितने हो गए? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3। तो ये अमोनिया का है। इसी के डेरिवेटिव हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, जिसको क्या नाम दिया गया है? अमीन्स। ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन। अमीन को कैसे क्लासीफाई किया गया है। अब देखो स्टार्टिंग में आपके पास क्या था? NH3 था। आपने क्या किया कि भाई चलो इसकी थोड़ी सी शक्ल बनाते हैं, इसकी कुछ अलग बनाते हैं, इसका कुछ डेरिवेटिव निकालते हैं। तो आपने क्या किया? भाई यूँ करो, इस एक H को हटा दो और यहाँ पे कोई CH3 ग्रुप लगा दो या कोई R ग्रुप लगा दो, कोई भी अटैच कर दो। तो हमने क्या किया भाई, हम चलो ठीक है इसकी शक्ल बदल देते हैं, इसको NH2 बना दिया और यहाँ पे हमने बना दिया CH3। ये हमने किया। अभी भी हमें शांति नहीं हुई कि हाँ नहीं हमें तो कुछ और अलग चाहिए, डिफरेंट चाहिए। तो हमने क्या किया, हम बोले चलो एक H और हटा लेते हैं, इससे ज़्यादा तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, चलो भाई एक H और हटा दो और नीचे एक और लगा दो, कोई भी R ग्रुप हो सकता है, हम CH3 मान रहे हैं, कोई भी R हो सकता है। एक H यहाँ पे बचा। फिर हमें और लगा कि नहीं ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, इसको और मॉडिफाई करते हैं, कुछ नया लुक देते हैं। तो नया लुक देते देते बेचारे N के सारे H छीन लिए गए और सारी जगह कोई R ग्रुप लगा दिया गया। तो अब बच्चे ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। NH3 था अमोनिया। NH3 क्या है? NH3 है अमोनिया। तब इसका एक H हटा दिया गया और वहाँ पे एक कोई R ग्रुप लगा दिया गया, तो उसको 1 डिग्री का बोला जाता है, क्योंकि वो नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो वो कैसा हो गया? 1 डिग्री का। ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन और उड़ा दिया गया है और वहाँ पे क्या है? 2 R ग्रुप लगा दिए गए। तो नाइट्रोजन अब बताओ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से जुड़ा है। तो बोलो ये कौन सी डिग्री का है? 2 डिग्री का। कौन से डिग्री का अमीन है? 2nd डिग्री का। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3 कार्बन से, मतलब इसके सारे हाइड्रोजन उड़ा दिए गए, तो ये कौन से डिग्री का हो गया? 3 डिग्री का। तो ये क्या है? क्लासिफिकेशन। जितने कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा होगा वही उसकी डिग्री कहलाएगी। अभी हम नॉमेनक्लेचर देखते हैं। नॉमेनक्लेचर मतलब नाम रखना है। अभी ये आ तो गए हैं, नाम तो रखना पड़ेगा, नहीं तो पहचानेंगे कैसे। आप ध्यान से सुनना, इनका थोड़ा सा अलग नॉमेनक्लेचर है
औरों के कंपैरिजन में, पर रूल वैसे ही हैं, कुछ कुछ थोड़ा सा अलग भी है। अब देखो, आपको ये पता है, अगर आप ऐसे लिखें CH2 और यहाँ पे हमने लिख दिया NH2, तो इसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल है। कौन सा है? इथाइल। और ये क्या है? अमीन। तो आप इसका क्या नाम रख देते हैं? इथाइल अमीन रख देते हैं। IUPAC नाम कैसा रखा जाता है? IUPAC नाम क्या रखोगे आप इसका? इथेना अमीन। क्योंकि ये देखो, हम क्या करते थे भाई, हमारे पास क्या है? इथेन है, और पीछे जो ग्रुप जुड़ा होगा उसका नाम जोड़ देते थे। ये क्या है? आपका प्रीफिक्स है। सफिक्स क्या है इसका? अमीन है। अमीन ही है, क्योंकि हम क्या है? अमीन है, तो हमने क्या जोड़ दिया यहाँ पे? अमीन जोड़ दिया। तो A और E एक साथ आ नहीं सकते, तो नाम पूरा क्या हो जाएगा? इथेना अमीन। अब यहाँ पे आप कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हैं, ठीक है ना? कोई भी ग्रुप आप जोड़ लें। प्रोपाइल है तो एन प्रोपाइल अमीन हो जाएगा, और उसमें प्रोपेन अमीन हो जाएगा। अब ये चीज़ ध्यान से समझना। अब यहाँ पे क्या किया गया है? 3 कार्बन के, अब देखो नाइट्रोजन के हाइड्रोजन नहीं हटाए हैं, ये ध्यान देना। नाइट्रोजन के हाइड्रोजन नहीं हटे अब की बार, हमने सिर्फ क्या किया? एक कार्बन चेन ली और उसके बीच में NH2 ग्रुप लगा दिया। तो अब इसका नाम देखो क्या होगा? ये क्या है? ये 3 कार्बन है। 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन। और कौन सी पोजीशन पे? 1 2 और ये 3। दूसरी पोजीशन पे क्या है? अमीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 अमीन, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ नाइट्रोजन का हाइड्रोजन हटाया गया है, तो यहाँ एक रूल होता है कि यहाँ हम 1 2 3 नहीं लगाते। हम क्या करते हैं? अगर नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है, नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए, तो उसके लिए हम N वर्ड यूज़ करते हैं। किसका वर्ड यूज़ करते हैं? N का, कि एक हाइड्रोजन गायब है। और अगर एक N यूज़ किया गया है, इसका मतलब वो कौन सी डिग्री का है? 2 डिग्री का है। एक N यूज़ किया गया है तो वो कौन सी डिग्री का है? 2 डिग्री का। अब रूल क्या है? आप 1 2 यूज़ नहीं करते, यहाँ पे N का यूज़ करते हैं। और तब नाम खत्म होता है लास्ट में, मतलब जो लंबी चेन होती है, तो आप कैसे नाम रखोगे इसका? आप इसको कैसे देखेंगे कि ये छोटा है, सब्स्टिट्यूशन में है, और हमें पेरेंट चेन इसको बनाना है क्योंकि ये बड़ा है। तो आप क्या बोलोगे? इसका नाम रखेंगे क्योंकि N में सब्स्टिट्यूशन है, तो आप क्या लगाओगे? N, क्योंकि N से हटाया गया था H, तो इससे हम लिख रहे हैं कि N, और सब्स्टिट्यूशन में क्या है? मिथाइल। और बड़ी चेन में कौन है बताओ? इथेनामिन। बस यही करना है, N मिथाइल इथेनामिन। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है? यहाँ तो बड़ी और छोटी है ही नहीं कोई बात, क्योंकि सारी क्या है? कार्बन बराबर हैं। तो आप किसी को तो पेरेंट चेन मान लो और 2 को सब्स्टिट्यूशन मानना पड़ेगा। तो अब की बार तो नाइट्रोजन के क्या हैं? दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो चुके हैं, तो आप क्या लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे NN डाइमिथाइल। क्या लिखेंगे? NN डाइमिथाइल मिथेनामिन, ठीक है ना? आपको यही याद रखना है। अगर देखो 2 N आ जाते हैं, 2 बार N आया, तो इसका मतलब क्या है कि N के भाई 2 बार दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो चुके हैं, तो वो कौन सी डिग्री का है? 3 डिग्री का है। अगर एक N है तो एक हाइड्रोजन रिमूव किया गया है, तो कार्बन से एक से वो जुड़ा होगा, तो वो कौन सी है? 2 डिग्री का है। समझ गए? ये आपको ध्यान रखना है। और एक आपको क्या ध्यान रखना है? जो एनिलीन होता है, ठीक है, बेंजीन के ऊपर तब NH2 ग्रुप को लगा दिया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? एनिलीन बोला जाता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, भूलना नहीं है। अब देखो, हमें प्रिपरेशन करनी है अमीन की, कि अमीन को प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है। आप अगर आपको H लाना है, मतलब NH2 होता है अमीन के ऊपर, तो आपके पास जो सबसे पहला मेथड है, आपने क्या लिया? बेंजीन के ऊपर आपके पास क्या था? NO2 ग्रुप था, नाइट्रोबेंजीन जिसको आप बोलते हैं। आपको क्या करना है? आपको ये ध्यान रखो भाई, N तो है, ये O को हटाना है यहाँ से। कैसे हटा सकते हैं? एक ही काम कर सकते भाई, इसका रिडक्शन कर दो। O को तो रिमूव करने के लिए रिडक्शन हमें करना है, हाइड्रोजन यहाँ पे लेके आना। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास सबसे अच्छा तरीका, आप H2 पैलेडियम की प्रेजेंस में ये कर दो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में। तो नाइट्रो को आपको किस तक लेके जाना है? पहले आप ये सोचो कि आपको बनाना है भाई NH2 ग्रुप यहाँ पे लेके आना है, एनिलीन आपको बनाना है। तो हम ये कर सकते हैं भाई, नाइट्रोजन तो पहले किसी में हो ही पहले से ही, तो वो नाइट्रो में ही है। ऑक्सीजन को रिमूव करना कोई बड़ी बात नहीं होगी हमारे लिए। हम क्या कर देंगे भाई? रिडक्शन कर देते हैं H2 और PD की प्रेजेंस में, प्रिपेयर हो गया अमीन, ठीक है। अब क्या करो? रखो यही नाइट्रो रखो, इसका अब जो रिएक्टेंट है, मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट है, उसको बदल लो। या तो क्या ले लो?
SN और HCl ले लो, SN क्या है, टिन है, और या Fe और HCl ले लो, ये दोनों भी किस काम आते हैं, रिडक्शन के काम आता है। और कुछ भी याद ना आए तो जो रिडक्शन में सबसे ज़्यादा फेमस है आप वो लिख दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके पास तो 4 H दिखाई दे रहे ना, तो इससे ज़्यादा ये रिडक्शन में सबका बाप है, ये शहंशाह है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी रिडक्शन करा देगा। अब नेक्स्ट क्या है, हमें करना है अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस का मतलब समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, अमोनिया को ऐड करना है। अब किस में ऐड करना है, ये हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में भी किया था। उसमें क्या है, देखो आपके पास यहाँ पे आप जनरली नहीं ऐसे मानिए CH3Cl है आपके पास, और प्लस में आपके पास NH3 है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान यही रहे। अब यहाँ क्या है, Cl को बाहर निकालो, वो तो जाएगा भी, और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो नेगेटिव होता है, सारे इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा और इसको कंगाल छोड़ जाएगा, ये पॉजिटिव बन गया। अब अमोनिया के पास बच्चों क्या होते हैं, इसके लोन पेयर पे पूरा ध्यान रखो, सारा गेम इसी का है। तो ये लोन पेयर के थ्रू इसके पास जाने वाला है कि भाई मैं आपके जो इलेक्ट्रॉन है मैं दूंगा आपको, मेरे पास लोन पेयर है। तो देखो बच्चों अभी क्या कंडीशन आई होगी, अब क्या बन गया होगा उस पर ध्यान से देखना। आपने क्या किया, ये CH3 इसके पास ये कंगाल हो गया था, तो वहाँ एक दानी आया जिसका नाम था शहंशाह, ये था NH3। अब देखो इसने दिए, हवा में तो दे दिए, इसके ऊपर क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। बोलो बच्चों कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि उसने दिए हैं। अब क्या है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन की तो अपन कोई केमिस्ट्री में कुछ मानते ही नहीं बेचारे का। अब ये क्या है, इसको एक बार H लिख दो, 2 लिख लो, और इस H को ऐसे बाहर निकाल लो एक बार, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन से देखा नहीं जा रहा, तू तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तू भी क्यों पॉजिटिव लेके घूम रहा है। मतलब दाऊद एक अच्छा सा इंसान बन के घूमे तो शायद ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या है यहाँ पे हम क्या दे, ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे के जाता है, ठीक है, ये इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन दे के जाता है कि भाई तू अपने वापस से इलेक्ट्रॉन ले और मैं पॉजिटिव फॉर्म में बाहर जाता हूँ। तो ऑल ओवर पहले Cl निकल चुका था तो वो HCl फॉर्म बन जाएगी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3NH2, बस खलास, इतनी ही थी रिएक्शन, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ये स्टॉप नहीं होता वैसे तो, मतलब आगे रिएक्शन चलती रहती है। कैसे चलती रहती है, अब वो जो हमने प्रोडक्ट बनाया था वो अब रिएक्टेंट के जैसे बिहेव करेगा। कैसे, ये CH3 है, NH2 यही प्रोडक्ट हमने बनाया था। अब वापस में इसमें ना RCl डाल लो एक बारी, RCl बोले तो CH3Cl डाल लो, ठीक है। क्या डाल लो, CH3Cl डाल लो, डाल लिया। अब फिर से ये क्या है, लोन पेयर तो अभी भी है कि नहीं है, और ये क्या है, ये Cl फिर से हवा खाएगा। भाई मैं तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा हूँ, ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा, नेगेटिव फॉर्म में गया, और CH3 पे क्या आ गया चार्ज बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आया। फिर से नाइट्रोजन को दया है कि मैं तुम्हें दूंगा इलेक्ट्रॉन, वो गया होगा। अब देखो क्या हुआ, ये CH3 था, ये एक H इधर बना लो, एक H यहाँ बना लो, और इसने इलेक्ट्रॉन दिए, दान में दिए, तो इसके ऊपर, दानी के ऊपर ये आया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये है CH3। अब फिर से हाइड्रोजन से देखा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं लगता, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए, H पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ निकला और इस Cl के साथ बॉन्ड बनाया। तो और आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये, ठीक है, यहाँ पे H बच गया और ये CH3 सेकेंडरी अमीन, क्योंकि नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 से, तो ये क्या है, सेकेंडरी। समझ में आता है, बहुत अच्छे। अब एक बार और कर सकते हो, क्योंकि एक हाइड्रोजन और दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आप ऐसे ही हटाते जाना, यही अमोनोलिसिस है। यही क्या है बच्चों, अमोनोलिसिस। आ गया समझ में। अगर आप रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा, जैसे वही हम अभी CH3Cl ले रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, आयोडीन, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जल्दी भागता है, ठीक है, वो क्या है, सबसे जल्दी भागता है। तो Ri, Br और ये Cl। F तो कहीं पंगा लेता है ही नहीं, वो स्पेशल ट्रीटमेंट चाहता है हमेशा। आप इस पे स्टार लगा सकते हैं। कन्वर्जन में इतना ज़्यादा ये यूज़ होती हैं ये दोनों रिएक्शन, ये नीचे वाली भी और ये भी बहुत ज़्यादा, तो आप इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। जितना ध्यान आपके पास है एक बार इधर ले आइए। आप यहाँ क्या है, नाइट्राइल या साइनाइड जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, आपके पास यहाँ पे R के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मिथाइल साइनाइड लिया है या आपने जो भी लिया है,
ठीक है, ये हो सकता है, ये इथाइल साइनाइड भी हो सकता था। अब देखो बच्चों, हमें करना क्या है, ओल और हमें करना क्या है, हमें रिडक्शन करना है। हमें किससे मतलब है, रिडक्शन से। हमने अबे याद है भाई, या तो हम H2PD ले लें, या हम SN और HCl ले लें, या FeHCl ले लें। हमने ले लिया H2 और PD, समझ गए। तब होता क्या है, ये आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ना, और ये ट्रिपल बॉन्ड ये दिखाई दे रहा है आपको। तो आपको करना क्या है, इनको सिर्फ हाइड्रोजन देने, क्योंकि रिडक्शन करा रहे हैं। आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हाइड्रोजनेशन पढ़ा था। हाइड्रोजन देने से मतलब है H2 को, वो दोनों सारी जगह हाइड्रोजन दे देगा, तो ओल और आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो इन सब का रिडक्शन कर देगा, सबको भाई तू भी H ले ले, तू भी H ले ले, ये बन जाएगा। समझ गए, ये रिडक्शन हुआ ये। और आपके पास कोई भी कार्बन हो सकती है, तो CN का ये जो ट्रिपल बॉन्ड लेके घूम रहा है, आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो वो क्या है, इनको हाइड्रोजन प्रोवाइड कर जाएगा कि लो मेरा प्रसाद तो यही है कि भाई मैं हाइड्रोजन दे सकता हूँ, तो रिडक्शन कर। अब इस पे ध्यान दो। हाँ, यहाँ एक चीज़ और लिखी है, ये भी देखो, ये मेंडिस रिडक्शन होती है। वैसे देखो, एक तो आपने H2 और निकल ले लिया, प्लेटिनम ले लिया, वो आपकी मर्जी है, पर तब आप स्पेशली Na मतलब सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल लेते हैं। मतलब आपके पास एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल है और उसमें सोडियम है, उसके अंदर तब आप ये रिएक्शन कराते हैं, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, मेंडिस। पहली बात तो ये जो बच्चे बार बार आर आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले, पर नहीं कुछ तो। देखो बच्चों, ये है क्या, इसको हम बोलते हैं अमाइड। क्या बोलते हैं, अमाइड। ये आया कहाँ से वो भी देख लो आप। ये होते हैं एसिटिक एसिड या जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके डेरिवेटिव होते हैं ये। हुआ क्या है, हुआ तो इतना ही है कि यहाँ ये जो OH है इसको हटा करके, ये जो OH है इसको हटा करके यहाँ पे सिर्फ क्या आया है, NH2 ग्रुप आया है। और आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ NH2 कैसे आया होगा, अमोनिया आई होगी, अमोनिया आई होगी, ये H और ये OH पानी के रूप में निकले होंगे और यहाँ NH2 आ गया होगा, तो ये अमाइड होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, इसका भी रिडक्शन कर दो। ये ऑक्सीजन लेके घूम रहा है ना इधर, ये क्या ऑक्सीजन लेके घूम रहा है, ऑक्सीजन लेके घूम रहा है। क्या हमें तो रिडक्शन करानी है। अच्छा, नहीं मानेगा तो भाई ज़्यादा हवा है, कार्बोनिल है, ज़्यादा रिडक्शन मांग रहा है, तो क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ले आओ। किसको ले आओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को। ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH3 है, ये क्या है CH2, और ये किस में NH2। हो गया रिडक्शन, बस समझ गए। तो ये आप सारी चीज़ें याद रखेंगे, आपको रिडक्शन करनी है, क्योंकि जितने में भी ऑक्सीजन होगा आपको NH2 तक पहुंचना है, और H कैसे आ सकता है, रिडक्शन करने से। बस यही ध्यान रखें। फिर आपके पास बच्चों क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड, गब्बर सिंह की रिएक्शन है, ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। अब थैलेमाइड बच्चों क्या है, थैलिक एसिड से आया है। क्या है, थैलिक एसिड से। थैलिक एसिड होता है अपना ये एसिड है, तो आपको समझ, थैलिक एसिड इसको बोला जाता है। आपका गैब्रियल थैलेमाइड का जो रिएक्टेंट है वो है ये, ठीक है, थैलेमाइड, क्योंकि वहाँ क्या आ गया, वहाँ से हट के आप NH2 से थैलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं, तब जाके ये बनता है। आपको उससे कोई लेना देना नहीं, आप यहाँ आ जाइए। ठीक है, आपने क्या किया, आपके पास ये था, आप ये स्ट्रक्चर समझ पा रहे हैं कैसी है। ये ऐसा कुछ हमने बेंजीन है, और इसमें ये कार्बोक्सिलिक से ही आया है, ये सब कुछ उधर से ही आया है। अमोनिया से हमने 2 रिएक्शन कराई हुई, वहीं से ये निकल के आया होगा। ठीक है, ओह कितने ज़्यादा बॉन्ड बना दी, यहाँ एक H ही लगाओ। ठीक है, ये एक H है। तो ये ऐसी कोई स्ट्रक्चर है, इसमें हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, KOH, बेस है। और बेस क्या करेगा, बेस का एक ही काम है, H को खाने का काम है, H को लेके जाएगा। बेस का यही काम होता है, लेके जाने वाला है। अच्छा, बेस H को लेके गया, ले गया, N बनेगा नेगेटिव, और इसको कौन चाहिए अब, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K पॉजिटिव, किसके पास, N नेगेटिव के पास। अब आपको इसकी रिएक्शन करानी है, आप इसकी रिएक्शन कराइए CH3Cl के साथ। किसके साथ कराइए, CH3Cl के साथ कराएंगे। अब देखो,
के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि ये तो हमेशा पहले ही अपना तैयार रहता है, ये शायद लगता ही जाने के लिए है ना। तो ये के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बाहर जाएंगे और CH3 ये जो भी R ग्रुप हम लेंगे वो यहाँ पे आके लग जाएगा। मतलब कि आपको फोकस क्या देना है, लास्ट में जो ये वाला आपका प्रोडक्ट है ये बाहर निकलने वाला है। अब आपको कोई कह दे गैब्रियल थैलेमाइड से भाई आप हमें ये बना के दें, मतलब इथाइल है और यहाँ NH2 ग्रुप है, तो आप ये क्या लेंगे, CH3Cl नहीं लेंगे बच्चों, यहाँ पे आप क्या लेंगे, EtCl लेंगे, मतलब इथाइल क्लोराइड लेंगे। कैसे, ये CH3 CH2 Cl। पहले आप ये देख लेंगे उसने पूछा क्या बनवाने के लिए, वो R ग्रुप है कौन सा, तो आप वैसा ही यहाँ पे हैलाइड लेंगे, तब जाके आप ये बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे R ग्रुप आ गया। अब आपको फिर से क्या करना है, NaOH में उसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। क्या करनी है, NaOH उसमें डालना है। अब ध्यान से देखना इसमें क्या है, यहाँ पे R ग्रुप आ गया, अभी तक हमने देख लिया यहाँ R ग्रुप आ गया, हमने इसमें NaOH डाला। अब देखो यहाँ क्या हो रहा होगा, ध्यान से समझना। आप यहाँ भी क्या डाल दें, क्योंकि Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटा होगा, और यहाँ भी क्या डाल दें, OH। समझ रहे, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो अब देखो ध्यान से ये एक सिर्फ हम अपने याद करने के लिए कि ऐसा क्या हुआ होगा, आप ये बाहर निकाल दें तो ये क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, O को उसी के पास छोड़ दो, CO के पास छोड़ दो। हम क्या निकाल लाए वहाँ से, ये H2 यहाँ लग गया और ये ग्रुप आ गया R। जो भी हमने यहाँ पे हमने क्या लिया था, CH3 लिया था, तो हम लगा देंगे यहाँ CH3। तो ये 1 डिग्री का अमीन हम यहाँ तैयार कर लाए। और यहाँ देखो हम क्या छोड़ आए थे, O, देखो ये बचे हुए हैं ना O, तो O किस फॉर्म में आ गया होगा, नेगेटिव फॉर्म में। तो आप यहाँ क्या लगा देना, क्योंकि सॉल्यूशन में अभी Na पॉजिटिव घूम रहा है, तो दोनों को क्या दे देना, Na। तो ऑल ओवर रिजल्ट आपका ये है। तो गैब्रियल थैलेमाइड में आपको KOH डालना है, फिर RCl के साथ करना है, फिर आपको सिर्फ उसका हाइड्रोलिसिस NaOH के साथ कर देना है। ठीक है ना बच्चों, इस रिएक्शन पे बहुत ध्यान देना। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन भी है, वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में हमारे काम आती है, जो रिड्यूस करने में, एक कार्बन को रिड्यूस करने में इसका बहुत 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 बड़ा रोल है। ठीक है, अब ये है क्या, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। क्या है, होफमैन, खोफमैन नहीं है, क्या है, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन ही कह रहा है कि मैं कुछ तोड़ने फोड़ने आया हूँ, डिग्रेड करने आया हूँ, तोड़ने आया हूँ। तो आपने अभी ऊपर क्या बनाया था, आपने बनाया था कि ये होता है भाई अमाइड होता है, ये क्या होता है, अमाइड होता है कि नहीं होता है। आपको इसकी रिएक्शन करनी है। आप होफ खौफ कैसे भी याद रखें कि किस चीज़ का खौफ है भाई, जिससे ये कार्बन यहाँ से हट के भाग जाएगा। तो इसमें कौन होता है बच्चों, ब्रोमीन प्लस में NaOH, ब्रोमीन और NaOH, ये दो डाले जाते हैं, ब्रोमीन और NaOH। और इसको कई बार पागल बनाने के लिए एक साथ भी लिख दिया जाता है। कैसे लिख दिया जाता है, NaOBr। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। आपको सिर्फ ये नहीं कि Br2 NaOH लिख के दे तभी आप ये होफमैन डिग्रेडेशन करेंगे ना, आपको NaOBr भी याद होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये भी इसी का रिएजेंट है, सेम है, ये एक ही बात है, ये एक ही बात है। ठीक है ना, तो आपको दोनों ध्यान होने चाहिए। तो होता क्या है बच्चों यहाँ पे, ये तब आप इन दोनों की रिएक्शन, मतलब इसकी रिएक्शन तब आप इससे कराते हैं, तो ये जो CO बीच में आपको दिख रहा है ना, ये इसको खा जाते हैं, Br2 और NaOH इस CO को यहाँ से गायब कर देते हैं। तो ऑल और आपका जो बोलो क्या रिजल्ट बच गया, RNH2। यही है होफमैन डिग्रेडेशन, इसने CO को ख़त्म किया, यही इसका मतलब है, ये डिग्रेड हो गया, यहाँ से ये भाग चुका है। बात समझ रहे हैं, आपको ये सब याद हो ना हो, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए Br2 NaOH या फिर NaOBr। आपको ये साइड प्रोडक्ट याद हो चाहे ना हो, देखो पानी तो हमेशा ही निकलता है, ठीक है, वो तो होगा ही होगा, और Na2CO3 और NaBr आप याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखें तो कोई ज़्यादा तकलीफ़ की बात है नहीं। पर आपको यही ध्यान नहीं होगा तो शायद आप साइड प्रोडक्ट का तो करेंगे ही क्या, तो आपको ये ज़रूर ध्यान होना चाहिए। और फिर इसमें अमीन बन जाता है क्योंकि CO बाहर निकल जाता है। ठीक है, को अमीन्स की अगर बात करें तो अमीन उसके जो बेसिक कैरेक्टर है उसके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अमोनिया देखो, एक आपने ये पढ़ा है कि भाई जो H पॉजिटिव दे और OH नेगेटिव दे
OH नेगेटिव देने वाला आपने बेस पढ़ा है, H पॉजिटिव देने वाला आपने एसिड पढ़ा है। एक थ्योरी थी लेविस थ्योरी, उसने क्या कहा था कि जो लोन पेयर डोनेट करता है, जो क्या करता है बच्चों, जो लोन पेयर को डोनेट करता है वो क्या होता है, बेस होता है। फिर से रिपीट करो, क्या है, जो क्या करेगा, लोन पेयर को जो डोनेट कर देगा वो क्या होता है, लेविस बेस। ठीक है। अब अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर होते हैं, अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर है, वो उसको डोनेट करेगा तो वो किसके जैसे बिहेव करेगा, बेस के जैसे बिहेव करेगा। पर हमें इसकी अलग अलग स्टेट में देखना है कि ये कैसे एक बेस के जैसे बिहेव कर सकता है। मतलब 1 डिग्री में कैसे करेगा, मान लीजिए आपके पास ऐसे है CH3NH2 है, या आपके पास ये भी हट गया है, यहाँ भी CH3 लगा हुआ है, इस साइड भी CH3 लगा हुआ है। तो आपको यही देखना है कि इनके जो बेसिक कैरेक्टर है आप उसको कैसे बता सकते हैं, उसका ऑर्डर क्या है। और ख़ास बात क्या है, आपको गैसियस फेज में भी देखना है और आपको सॉल्वेंट फेज में भी देखना है, मतलब एक्वस फेज में है तब भी आपको चेक करना है। तो आप समझें कि अगर कोई भी डोनेट करना चाहता है, बेस हमने क्या बोला अभी अभी कि जो लोन पेयर को डोनेट करेगा वो बेस होगा। अब बात समझिए कि अगर यहाँ पे मैं कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा दूँ, CH3 आप जानते हैं कि वो क्या है, अपनी केमिस्ट्री में वो किस लिए जाना जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वो किसी की हेल्प कर सकता है, वो डोनर है। बात समझ गए ना। अब क्या है कि अगर अमोनिया जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो उनको डोनेट करने वाला है, और यहाँ हमने साइड में क्या लगा दिए जो उसकी और हेल्प करेंगे कि भाई हम भी आपकी हेल्प करा रहे हैं। किस चीज़ में हेल्प करा रहे हैं कि अगर आप इलेक्ट्रॉन देंगे तो आपके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा हम उसको थोड़ा सा कम करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं कि हम भी आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इसको आप कैसे समझें, मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप दान करना चाहते हैं, आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, तो आपके पास क्या है कि भाई मान लो आप फ्लो में इतना ज़्यादा दान कर जाएं, हो सकता है कि कहीं आप ही हो सकता है कंगाल हो जाएं, तो क्या है कि आपके पास एक बैकअप है कि आप क्या है कि और लोग हैं आपके साथ कि भाई अगर कम पड़ता है दान में तो हम आपको सपोर्ट करेंगे कि आप आराम से दान दे सकते हैं। अब जितने ज़्यादा आपके पास सपोर्टर होंगे, मतलब एक तो सिर्फ अकेले आप दान करने वाले हों, एक 5-6 आपके साथ और आ जाएं दान करने वाले, भाई हम भी आपका सपोर्ट करेंगे, तो ज़्यादा आप कब आराम से दे पाएंगे, तब आपके पास बहुत ज़्यादा डोनर ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में। तो ऐसा बच्चा गैस फेज में होता है। ऐसा कौन से फेज में होता है, गैस फेज में, कि जो 3 डिग्री है वो ज़्यादा बेसिक होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा, देन कौन होगा, NH3। क्यों ऐसा, ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि नाइट्रोजन को अगर वो लोन पेयर देता है तो यहाँ उसके बहुत ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे कि भाई ये CH3 लगा दो, CH3, क्योंकि वो उसको हेल्प करेगा। पर सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी में सिर्फ 2 CH3 लगे होंगे, और अमोनिया में तो क्या है, सिर्फ H लगे हुए हैं। 1 डिग्री में कोई एक CH3 तो लगा होगा, तो इसी वजह से गैस फेज में ये ऑर्डर रहता है। ये कौन से उसमें रहता है, गैस फेज में रहता है। पर मान लो अगर आपको सॉल्यूशन में डाला जाए, किस में, आपको नहीं, किसको डाला जाए, अमोनिया को, अगर हम सॉल्यूशन में बात करें तो वहाँ ये ऑर्डर उल्टा हो जाता है। वहाँ 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, ये ऑर्डर आता है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, इतना कैसे हो गया? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सॉल्यूशन में जाने के बाद वहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल भी होते हैं। अब 1 डिग्री में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास ये है CH3 और ये है आपके पास N और ये H है, यही कंडीशन है प्राइमरी में। अब इसके पास आप एक बात जानते हैं जिसको हम H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या थी, H होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होना चाहिए। नाइट्रोजन हो सकता है, वो फ्लोरीन हो सकता है, या वो ऑक्सीजन हो सकता है। नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, पॉसिबल है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या है, जो आपका प्राइमरी है, क्योंकि उसके पास नाइट्रोजन में वहाँ पे 2 H प्रेजेंट हैं, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पे स्टेबल हो जाता है, जो ये आपको दिख रहा है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर, जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती है उसको बोलते हैं इंट्रा, और जो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ये कैसा है, पहला मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो ये कौन सी बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या है, अगर ये डोनेट भी करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके कारण ये क्या है, स्टेबल हो जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे ऑर्डर क्या रहता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शरी।
तो आपको गैस फेज में, सॉल्वेंट फेज में अलग अलग याद रखना है। देखो ऑल ओवर क्या होगा, अगर आप इस बेसिक कैरेक्टर का देखें तो अगर आप ये नाइट्रोजन के H हटा के अगर या तो आप CH3 लगाएं या आप नाइट्रोजन के H हटा करके C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप लगाएं, तो दोनों में जो ऑर्डर आता है वो डिफरेंट ऑर्डर आता है। अब ध्यान रखेंगे कि आप कैसे, आप इसको याद रखेंगे, गैस फेज वाला अलग याद रखेंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला आप अलग याद रखेंगे। कैसे कि देखो अगर CH3 लगा है नाइट्रोजन के साथ, अगर क्या लगा है CH3, तो ऑर्डर क्या होता है 2 मतलब सेकेंडरी डिग्री, देन कौन सा डिग्री 1 डिग्री, देन कौन 3 डिग्री और अमोनिया लास्ट में। अगर इथाइल ग्रुप लगा होता है तो 2 डिग्री तो पहले ही आएगा। ऑल ओवर जो रिजल्ट आता है किसका कम्बिनेशन हो के आता है, गैस फेज में अलग होता है, हाइड्रोजन मतलब सॉल्वेंट फेज में अलग होता है और एक स्टेरिक फैक्टर होता है, क्योंकि आप टर्शरी में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टेरिक फैक्टर हो जाता है, तो उसमें भी पहले 1 डिग्री और 2 डिग्री का कंसेप्ट आता है। तो सबसे पहले कौन आता है 2 डिग्री, इसमें इथाइल वाले में भी 2 डिग्री आता है, फिर यहाँ पे क्या आ जाता है 3 आ जाता है, इसके केस में कौन आ जाता है 3 आ जाता है और इसमें कौन आ जाता है 1 आ जाता है। अब ध्यान कैसे रखेंगे, अब देखो आप CH3 को ऐसे लिख रहे हैं, देखो 2 तो सबसे पहले आएगा ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, 2 डिग्री तो सबसे पहले आएगा ही। ये देखो यहाँ क्या है 1 है और ये क्या है 3 है, CH3 है ना, तो ये 1 और 3 लिख दो, ये 1 लिख दो और ये 3 लिख दो। बात समझ गए ना, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन में 1 है और यहाँ पे कितना है 3 है, तो 2 तो पहले आना ही आना है, फिर लिख दो। अगर आपका कौन है मिथाइल है तो यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, हो गया याद, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बहुत बढ़िया। और इसमें इथाइल वाले में 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। देखो बच्चों एक क्या होता है Kb होता है और एक क्या होता है pKb। ध्यान आप इधर ही डालेंगे, इधर ही ध्यान देंगे, समझेंगे। Kb देखो जैसे डिसोशिएशन कांस्टेंट आपने पढ़ा है, वैसे ही जो बेस का डिसोशिएशन कांस्टेंट होता है उसको आप Kb बोलते हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना Kb ज़्यादा होगा, मतलब जितना ज़्यादा कोई क्या होगा बेस होगा उतना ज़्यादा Kb की वैल्यू होगी। इतना समझ में आ रहा है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस उतना ज़्यादा। और pKb में क्या होता है, ये नेगेटिव वैल्यू होती है किसकी, माइनस लॉग ऑफ किसका Kb का। ये उल्टा है, जैसे Kb स्ट्रॉन्ग जितना ज़्यादा बेस होगा, मान लो आपको वैल्यू दे दूं मैं कि भाई एक A सॉल्यूशन है, एक कोई B सॉल्यूशन है, इसकी वैल्यू जो Kb की वैल्यू है वो है 15 और इसकी है 12, तो बताइए स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, ये वाला है। क्यों है, क्योंकि इसकी Kb की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। ऐसे ही पूछा जाता है, समझ गए। अब pKb क्या है, pKb होता है, p का मतलब ही होता है माइनस लॉग, माइनस देखो p का मतलब ही क्या होता है माइनस लॉग होता है, माइनस लॉग, और Kb हमने लिख दिया माइनस लॉग ऑफ Kb। अब यहाँ पे क्या है, अगर pKb जितना ज़्यादा होगा बच्चों, क्या pKb जितना ज़्यादा होगा उतना जो क्या है बेसिक कैरेक्टर वो क्या होगा, कम होगा। जो बेस, ठीक है, इन्वर्स है एक दूसरे के, अगर बेसिक ज़्यादा है तो pKb की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ मान लीजिए नेगेटिव में मिल जाए, क्या है नेगेटिव में मिल जाए, एक 10 की पावर -2 लिखा है, एक 10 की पावर -5 लिखा है। आपको ये पता है कि जो माइनस में जो छोटी टर्म होती है वही बड़ी होती है, तो आप इसी हिसाब से आंसर देंगे। छोटा और बड़ा आपको पहचानना आता है, इनमें से बड़ा कौन है, ये वाला है, यही वाला है। अब फिर से मान लीजिए एक एग्जांपल लें कि एक A है और एक B है, उसमें pKb की वैल्यू बच्चों क्या है, pKb की वैल्यू एक में दे रखी है 10 की पावर -2, एक में आपको दे रखी है 10 की पावर -5। वो पूछ रहा है कि बेसिक बताइए ज़्यादा कौन है, क्या है बेसिक ज़्यादा कौन होगा। तो अब बताओ ज़्यादा बेसिक कौन है। अब पहले रिलेशन लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि भाई हमें ये पता है कि जितनी ज़्यादा Kb की वैल्यू होगी, pKb की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना कम बेसिक होगा। तो अब देखो ज़्यादा वैल्यू ये है तो ये कम बेसिक होगा, तो ज़्यादा ये बेसिक हुआ B वाला। बात समझ गए ना, बोलो। तो आप ये ध्यान रखें Kb जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा बेसिक और pKb जितना ज़्यादा उतना कम बेसिक। इतना ही चक्कर है सारा का सारा, ठीक है। ये सारा सब कुछ बच्चों हमने पढ़ लिया। अभी जो पढ़ा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कि जो क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो कौन ज़्यादा हो जाता है 1 डिग्री,
फिर 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको स्टेबल। अब देखो बच्चों, आपके पास एक क्वेश्चन है कि एक तो है CH3NH2 और एक है आपके पास एनिलीन, तो ज़्यादा बेसिक कौन है बताओ? या वो क्वेश्चन आपसे पुट करेगा, वो बनाएगा ऐसे कि एक तो है एरोमेटिक अमीन है और एक एलिफेटिक अमीन है। एरोमेटिक कौन सा है? जिसमें ये रिंग होती है, वो क्या है? एरोमेटिक है। ये है एलिफेटिक अमीन। तो वो पूछ रहा है इनमें से ज़्यादा बेसिक कौन होगा। अब समझना इस बात को। देखो अमीन्स में क्या होता है, अब अमोनिया जो ऊपर मतलब आपका जो अमीन ग्रुप लगा है, ये एक डोनेटिंग ग्रुप है कि विड्रॉइंग ग्रुप है? आप सबको पता चल गया होगा अभी तक, तो क्या है? डोनेटिंग ग्रुप है। आप क्या बनाएंगे? ये लोन पेयर ये यहाँ पे देगा क्योंकि यहाँ रेजोनेंस चलती है, इसको देना पड़ेगा। ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे आएगा बच्चों, ध्यान से, बहुत ध्यान से। तो अब क्या हो गया, इसकी हालत देखो कैसी हुई होगी। ये यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। तो ये NH2 और यहाँ पे क्योंकि इसे डोनेट किए तो इसके ऊपर आया पॉजिटिव। यहाँ इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आए हैं, इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये शिफ्ट करा दो नेगेटिव, और जो जैसी चीज़ है उसको वैसे ही छाप दो। ठीक है, समझ में आया इतना? अब क्या करोगे, इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करो। ये नेगेटिव क्या करेगा भाई, ज़्यादा देर नेगेटिव ठीक नहीं है, ये इसको इस कार्बन पे शिफ्ट करेगा, इस जो बॉन्ड है इसके यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इस कार्बन पे नेगेटिव के रूप में आएगा। तो अब कैसा हो गया है, देखो ध्यान से। अब यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है ही, NH2 पॉजिटिव। अब बच्चों फिर से ये नेगेटिव, अब फिर से ये नेगेटिव यहाँ पे जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा। अब की बार नेगेटिव कहाँ जाएगा बताओ मुझे? अब यहाँ आ जाओ थोड़ा सा। अब की बार नेगेटिव कहाँ आ जाएगा? अब की बार नेगेटिव यहाँ आ जाएगा और डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये सब कुछ ऐसे। फिर वापस इसको ट्रांसफ़र करो, ये ऊपर चला जाएगा। अभी ये हमने क्यों किया, इतना सारा जो ड्रामा किया ये हमने क्यों किया? तो इससे बच्चों क्या पता चला कि जो NH2 के पास जो लोन पेयर थे वो रेजोनेंस में बिजी हैं अभी। मतलब आपके पास पैसा तो है, आप डोनेशन कर तो सकते हैं, पर अब अपने कामों में व्यस्त हैं, आप नहीं देना चाह रहे हैं बाहर, आप अपने कामों में लगे हुए हैं। तो इसी वजह से जो एरोमेटिक अमीन होते हैं वो कम बेसिक होते हैं, ज़्यादा बेसिक कौन होते हैं? एलिफेटिक, क्योंकि वो किसी चीज़ में व्यस्त नहीं है, वो डोनेट करना चाहते हैं तो वो करेंगे ही। यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस, जो लोन पेयर हैं अमीन के वो बिजी हैं किसमें? रेजोनेंस में। इसी वजह से एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन दी किसके? एरोमेटिक अमीन्स। अब देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे क्या जोड़ दूँ, यहाँ पे दानी ग्रुप जोड़ दें, मतलब कि जो प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, जैसे कि क्या हो सकता है, हम CH3 ग्रुप जोड़ दें, वो देना जानता है, बिल्कुल देना जानता है। या फिर क्या जोड़ दें, OCH3 ग्रुप जोड़ दें, वो भी देना जानता है। तो वो थोड़ा सा उसको क्या बना सकता है? बेसिक, क्योंकि वो उसको सपोर्ट करेगा वहाँ जाके भी, तू थोड़ा दे दे, तेरे ऊपर कोई चार्ज आएगा तो हम संभाल लेंगे। ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान देना बच्चों, नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया है। एक तो देखो इस पोजीशन पे आया है, ऑर्थो पोजीशन पे। एक पोजीशन पे किस पे आया है? पैरा पोजीशन पे। एक किस पे आया है? फिर से ऑर्थो पोजीशन पे। मतलब कहाँ पे? ऑर्थो पे, यहाँ भी ऑर्थो पे, पैरा पे। मेटा पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आता, मतलब तब भी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो कभी किस पे अटैक नहीं कर सकता? मेटा पे। तो ये ग्रुप कौन सा डायरेक्टिंग है, ये कहाँ न्योता देगा, कहाँ कहाँ आ सकते हैं भाई? अब या तो किस पे आइए? ऑर्थो पे, या फिर किस पे आइए? पैरा पे, क्योंकि मेरी डेंसिटी तो यही है। समझ गए? तो अमोनिया भी क्या है, ये जो एनिलिन है वो भी क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्ट। अब आपको क्या करना है? एल्काइलेशन और एसाइलेशन। ठीक है, जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? एल्काइलेशन और एसाइलेशन ऑफ अमीन्स। अब यहाँ मान लीजिए आपके पास है ये C2H5 है और ये है NH2 ग्रुप। ठीक है, और यहाँ आप करें अब की बार एल्काइलेशन। क्या करना है? पहले एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप जोड़ रहे हैं। तो आपको पता है ना यहाँ क्या करना है? Cl जाएगा बाहर, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, अमोनिया के पास है लोन पेयर, ये इसको डोनेट करेगा, बस ये यहाँ के जुड़ जाएगा। यही क्या है बच्चों? एल्काइलेशन। ये हमने अमोनोलिसिस में भी पढ़ा था, याद है? अब यहाँ देखो हमने पढ़ा था ना, ये पॉजिटिव आ जाएगा तो ये H इसको डोनेट कर जाएगा और यहाँ आ जाएगा CH3।
और ये HCl के रूप में बाहर चले जाएंगे। तो यही था एल्काइलेशन। इसी की जगह हम एसाइल ग्रुप लगाएं। एसाइल बच्चों ये वाला ग्रुप होता है, ध्यान रखेंगे आप। कौन सा ग्रुप होता है ये? एसाइल ग्रुप। इसमें क्या है, जैसे आप ये करते हो, सिर्फ ये लगा, ये अभी आप कर रहे हैं ना, एल्काइल हैलाइड बनाया, एसाइल क्लोराइड ये वाला ग्रुप होता है। यहाँ पे सिर्फ ये CO आ जाता है और ये Cl ऐसे है, और सब कुछ ऐसे ही रहेगा। क्या मैकेनिज्म? अब देखो बच्चों ये कैसे, अब देखो ये कैसे करना है, आपको पता लग गया एसाइल किसको बोलते हैं, ये CH3, ये CO और ये Cl। अब फिर से कोई अमीन ले लो, ये CH3 ले लिया और ये हमने ले लिया, आप सेकेंडरी भी ले सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए आपको करना क्या है। देखो अब ये ध्यान से समझना, मैंने बार बार बोला है कार्बोनिल कैसे रिएक्शन करता है। देखो आपको O दिखाई दे रहा नहीं, ये पक्का क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खाएगा ही खाएगा। भाई मेरे वापस दे दो, लिए इसने वापस, तो अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए हैं तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब इसकी हालत देखो एक बार ज़रा कैसी हुई होगी। ये CH3 ऐसे का ऐसे है, तब भी आपके पास कार्बोनिल बने ना, तो सबसे पहले यही स्टेप ज़रूर सोच लेना आप एक बारी। ये नेगेटिव यहाँ पे आ गया और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये है Cl। अब आपको दिख रहा है ये एक दानी यहाँ पे बैठे हैं, वो यहाँ पे जाएंगे, इसको डोनेट करके आएंगे। अब वापस देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ध्यान से समझना। ये आ गया है CH3 आ गया, और ये N इलेक्ट्रॉन देने गया था और उसने दिए हैं, तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और किस पे अटैक किया, कार्बन पे अटैक किया, ये ध्यान देना। और ये ऑक्सीजन ऐसे का ऐसे नेगेटिव है, और यहाँ पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है बच्चों, यहाँ Cl लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा है, Cl लगा है, और यहाँ ऊपर क्या है, CH3। अब ध्यान देना, अब ऑक्सीजन वापस से क्या कर देगा, यहाँ पे डोनेट कर देगा, ठीक है। अब सोच रहे होंगे देने ही थे तो लिए क्यों थे, इसीलिए लिया था क्योंकि इस क्लोरीन को अब जैसे ही ये इसको डोनेट करेगा तो क्लोरीन का रास्ता साफ किया, अब तू निकल यहाँ से। क्यों? क्योंकि कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा ना, तो इसका रास्ता हम साफ कर देंगे, तू क्लोरीन यहाँ से बाहर जा, बाहर गया। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसको कौन देके जाएगा, ये H, तो H यहाँ से और Cl यहाँ से, H यहाँ से Cl यहाँ से, HCl बाहर, और जो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा ज़रा बताओ मुझे, ये CH3 और ये N, और यहाँ पे क्या बच गया आपका H, और ये CO, और ये लग गया यहाँ CH3। यही क्या है, एसाइलेशन है। क्या है? अब बच्चों ये इतनी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आप कहेंगे हर उसमें कहते हैं इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अब ध्यान देना इस रिएक्शन पे, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कार में बैठ के कर दी बाय बाय। अब कैसे कार में बैठ के बाय बाय कर सकते हैं, ये टेस्ट के रूप में भी ये रिएक्शन यूज़ की जाती है, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे, टेस्ट भी होता है ये। अब यहाँ देखो, आपने मूवीज़ आप सबने देखी होंगी, मूवी में क्या करते हैं, एक वो रुमाल सा लिया, उस पर आपने देखा होगा वो क्लोरोफॉर्म डालते हैं, दवाई डालते हैं, और हीरोइन के मुंह पे ऐसे चिपका के, और उसको गाड़ी में वो जो वैन होती है उसमें बिठा के और ले जाते हैं। तो कार में बाय बाय क्लोरोफॉर्म, तो रिएक्शन में भी कुछ ऐसे ही देखें, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है ना। अब ये क्या है, अमीन के साथ ये किया जाता है, और प्राइमरी अमीन होना चाहिए, कंडीशन ये है। ये दो ही रिएक्ट करते हैं, ध्यान देना, प्राइमरी 1 डिग्री का कौन सा, एलिफेटिक, और 1 डिग्री का ही कौन, एरोमेटिक। ये दो ही इस रिएक्शन, ये रिएक्शन शो कर सकते हैं, और कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, सिर्फ ये दो करेंगे, प्राइमरी एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक, ये दो ही कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखो पहली लाइन है, तो आप ध्यान देंगे। अब यहाँ हुआ क्या है बच्चों, ध्यान से आपने कोई प्राइमरी अमीन लिया, ये NH2 लिया, और साथ में आपने क्या कर दी, क्लोरोफॉर्म CH Cl3, और प्लस में क्या लिया है आपने, KOH, क्या लिया, KOH। अब यहाँ देखो बच्चों, बेहोश तो अब जो रुमाल पे वो डाल के लेके जाते हैं तो उस पे कुछ तो होता ही होगा ना, तो वो बेहोश हो रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ अलग मैकेनिज्म है, ये अलग चीज़ है, पर हम याद रख सकते हैं ना। यहाँ क्या है कि एक ग्रुप बनता है जिसको आप बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं, देखो साइनाइड ये होता है ना, और तब NC हो जाता है तो उसको आप क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, और प्लस में निकल जाता है यहाँ पे KCl, और क्या निकल जाता है, H2O, ठीक है। अब
ये खास क्यों है, ये टेस्ट क्यों है रिएक्शंस में? क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है ना आइसोसाइनाइड की, वो बहुत खतरनाक होती है। खतरनाक इन द सेंस बहुत गंदी स्मेल होती है इसकी, बहुत बेहोश कर देगी आपको, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। कार्बाइलमिन, कार में बिठा के तो वो रुमाल लगा के लेके जा सकते हैं, और बेहोश हम याद करेंगे कि भाई उसको खराब सी स्मेल आई, आइसोसाइनाइड बना और वो बेहोश हो गया, तो प्राइमरी अमीन। आपको एक बात पता होगी, अमोनिया की स्मेल बहुत गटर जैसा, गटर होता है ना, वैसी इतनी गंदी स्मेल होती है। बात समझ गए? तो हमने पहले ही खराब अच्छी सी स्मेल, इतनी अच्छी स्मेल, और ऊपर से हमने क्लोरोफॉर्म KOH उसमें डाला, आइसोसाइनाइड बना, हीरोइन तो बेहोश क्या ऊपर ही उड़ जाएगी अब तो, ठीक है ना। अब आप इसको ध्यान ज़रूर रखेंगे, किसका? प्राइमरी, और अलग से अपना लिख लेंगे। अब क्या है नेक्स्ट रिएक्शन, क्या है? नाइट्रस एसिड के साथ। अब देखो बच्चों, एक होता है, एक क्या होता है, कुछ नहीं, वही चल रहा है तब से, अमीन चल रहा है तो अमीन की ही बारे में बात करेंगे। एक था लकड़हारा है ये CH3NH2, और एक आप यहीं एरोमेटिक ले, मतलब कि आप ले एनिलीन, ठीक है ना। एनिलीन आपने लिया, और आपने शायद कौन से उसमें सैंड में रिएक्शन हमने पढ़ी थी, वहाँ पे हमने क्या लिया था? HNO2 की। तब भी आप रिएक्शन ध्यान से समझना, HNO2 की तब भी आप किसके साथ? NaNO2 के साथ, और प्लस में HCl के साथ करते हैं तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। और ये लो टेम्परेचर पे ये सारा प्रोसीजर चलता है, किस पे? लो टेम्परेचर पे। ये आप ध्यान रखेंगे, तब भी एनिलीन की HNO2 NaNO2 और HCl के साथ करते हैं तो वहाँ पे क्या बन जाता है? डाइजोनियम सॉल्ट। अब बात ध्यान रखने की, ये तो है ही, और यहाँ पे इसकी क्या तारीफ की थी कि अपनी केमिस्ट्री का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप था ये, है, अभी भी गया तो कहीं नहीं है ये। पर एक बात है बच्चों कि CH3 मतलब तब एल्काइल ग्रुप के साथ आप डाइजोनियम को बनाने की कोशिश करते हैं वही रिएजेंट लेके, तो वो वहाँ स्टेबल नहीं होता, वहाँ से फटाफट क्या निकलती? N2 निकलती, और वहाँ अल्कोहल बन जाता है। अब कई बार एग्जामिनर आपसे खेलता है जान करके, क्योंकि बच्चे लास्ट तक उनको याद हो जाता है कि भाई तब भी आप HNO2 NaNO2 और 0 से 5 डिग्री तक का टेम्परेचर, तो वहाँ पक्का ये डाइजोनियम बनाना है। पर वो आपको एरोमेटिक ये ना दे करके, ये NH2 ना लिख करके, वो क्या लिख देता है आपको? वो लिखता है ये CH3NH2, और सारी कंडीशन किसकी बच्चों? किसकी दे दी? डाइजोनियम बनाने की। पर वहाँ पे डाइजोनियम ना बन के क्या बन जाता है? CH3OH। समझ गए ना? तो यहाँ पे अल्कोहल बनता है, वो स्टेबल होता ही नहीं है। जो ये डाइजोनियम बना है वो अल्काइल ग्रुप में, जो डाइजोनियम बना है वो आपके जो अल्काइल ग्रुप है वहाँ स्टेबल है ही नहीं, वो एरोमेटिक में स्टेबल है, तो वो डाइजोनियम बनाने ही नहीं वाला। ये हम आगे तब कपलिंग रिएक्शन करेंगे उसमें हम इसका यूज़ करेंगे, किसमें? तब प्राइमरी अमीन की और एरोमेटिक और एलिफेटिक प्राइमरी अमीन का तब हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। वो आपसे कहे CH3NH2 और एनिलीन में डिफरेंस करो, कैसे कर सकते हो? तब हम इस रिएक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये तो क्या है, जो आपका CH3NH2 है वो तो डाइजोनियम बनाने ही नहीं वाला, वो नहीं बना रहा है, पर क्या है आपका जो एनिलीन है वो डाइजोनियम बनाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम ये रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। अभी क्या नाम है इसका? ये सबसे ज़्यादा आप टेस्ट के लिए आप कह सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन रहेगी, सारी ही इम्पोर्टेंट है। फिर से अब क्या है ये, देखो आपसे यूँ पूछा जाए कि आप प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी अमीन में डिफरेंस करें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन में। आपको पहला दे रखा होगा और एक 2 डिग्री का दे रखा होगा। आपसे पूछा जाएगा कि आप इसमें कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये प्राइमरी डिग्री का है और ये सेकेंडरी डिग्री का है। तो उसके लिए हम एक ये रिएक्शन करते हैं जिसको आप हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है, याद रखेंगे आप। और इसका जो रिएजेंट है वो ये है, और ये है क्या? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। देखो बेंजीन तुम सबको बनाना आता है कि नहीं आता है? बेंजीन हम सबको बनाना आता है, तो ये तो हुआ बेंजीन। फिर है सल्फोनाइल, सल्फोनाइल मतलब ये वाला जो ग्रुप होता है, क्लोराइड ये होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब देखो इसको कई बार आपको पागल बनाने के लिए ये ऐसे लिख दिया जाता है,
और बच्चे समझ ही नहीं पाते कि ये हिंसबर्ग रिएजेंट जो है ये वही हमें दिया गया है। वो ज़रूरी नहीं है आपको सीबीएसई वाला जो बोर्ड में आपको देगा वो ऐसे लिख के देगा खोल के, तो ज़रूरी तो नहीं है ना बच्चों आपको बिल्कुल खोल के देगा, ऐसा नहीं होगा। तो वो आपको कंबाइन करके लिख के देगा। तो अभी देखें हम रिएक्शन कैसे करते हैं इसकी। आपके पास ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, आपको क्लोराइड की अभी तक रिएक्शन करनी आ गई होगी कि हम इसको कैसे निकाल देते हैं। अब आपके पास है क्या, आपके पास प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन आप कैसे लिखते हैं, आप ऐसे लिखते हैं कि आप लिखेंगे ये NH2 है और यहाँ कोई भी CH3 हो सकता है, कोई भी R ग्रुप आप ले सकते हैं। अब यहाँ से निकलता क्या है, इस एक H को पकड़ लो, यहाँ पे एक H रखो और यहाँ एक H को निकाल लाओ, ठीक है। इसमें से क्या बाहर निकाल दो बच्चों, HCl बाहर निकाल दो। इतना समझ में आ रहा है, क्या निकाल दिया हमने, HCl निकाल दिया। अब देखो ऐसा कंपाउंड बन जाएगा, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी HCl, क्योंकि एक H था वो किसके साथ, Cl के साथ रिएक्ट करके बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गई और ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, तब भी कोई H, तब भी क्या है बच्चों, कोई H किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जुड़ा होता है, तब भी कोई H किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है तो वो एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, एसिडिक। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सल्फर है और उसके साथ 2 ऑक्सीजन है बच्चों, क्या है, 2 ऑक्सीजन है और साथ में नाइट्रोजन है, साथ में क्या है, नाइट्रोजन है और उसके साथ भी H जुड़ा हुआ है। तो ये कंडीशन है, तो ये वाला जो H होता है वो हाईली एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, हाईली एसिडिक नेचर का। तो अब जैसे ही आप इसमें क्या डालना शुरू करते हैं, KOH, तो अब बेस है और यहाँ पे उसके पास एसिडिक H है, तो बोलो क्या इसमें सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप क्या, आपको रिजल्ट क्या मिला कि पहली बात तो जो प्राइमरी डिग्री का अमीन होता है वो इसके साथ रिएक्ट की भी करता है, HCl बाहर निकालता है और ये वाला प्रोडक्ट आपको मिल जाता है और साथ में एक H और बच जाता है, क्योंकि प्राइमरी अमीन के पास तो 2 H होते हैं, एक तो HCl के रूप में निकल गया, एक H बच गया, तो वो किस नेचर का H है, अब एसिडिक नेचर का H है। तो अगर आप इसकी KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो सॉल्युबल होगा ही होगा। बात समझ गए। ऐसा आप सेकेंडरी के साथ करके देखें। सेकेंडरी में देखो, अब ध्यान से देखना, सेकेंडरी के पास सिर्फ एक H है तो वो तो बच्चों HCl के रूप में बाहर निकला कि नहीं निकला। अब यहाँ देखो, क्या कोई एक H आपके पास प्रेजेंट है जिसको आप एसिडिक बोल सके। तो अब ये बताओ, क्या आप अगर इसमें KOH मिलाएंगे तो क्या ये सॉल्युबल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि KOH के लिए यहाँ पे आपने कोई ऐसा लालच दिया ही नहीं, कोई छोड़ा ही नहीं है, तो क्या KOH यहाँ पे आके फंसेगा, क्या ये KOH में सॉल्युबल होगा, तो ये KOH में सॉल्युबल नहीं होगा। तो आप इससे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों का टेस्ट कर सकते हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ये टेस्ट देते तो हैं। प्राइमरी में क्या है, एक H बच जाता है जो कि फिर क्या है, KOH में सॉल्युबल हो जाएगा, पर सेकेंडरी अमीन क्या है, KOH में सॉल्युबल नहीं होगा। और टर्शरी अमीन ये टेस्ट देता ही नहीं है। बोलो बच्चों क्यों नहीं देता, क्योंकि अगर आप देखें तो टर्शरी अमीन में क्या है, यहाँ भी कोई R ग्रुप हो जाएगा, यहाँ भी कोई R ग्रुप हो जाएगा, यहाँ भी कोई R ग्रुप हो जाएगा। क्या Cl के साथ कोई H कि वो HCl रूप में निकल जाए, कोई H बचा है, तो नहीं बचा, और नहीं बचा तो ये रिएक्शन भी नहीं हो सकती। तो आपको ऑल ओवर बच्चों क्या समझ में आया कि प्राइमरी टेस्ट देगा सेकेंडरी भी, पर ये किस में है, एक एसिडिक H बचा होता है तो KOH में सॉल्युबल होगा, यहाँ कोई H बचा नहीं होता तो ये KOH में सॉल्युबल होगा नहीं, और टर्शरी ये टेस्ट देता ही नहीं है, ठीक है। और ये कौन सा रिएजेंट है, हिंसबर्ग रिएजेंट आप इसको बोलते हैं। और ये क्या है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। पागल बनाने के लिए कभी खोल के नहीं लिख के देगा, कैसे लिख के देगा बच्चों, ऐसे। और आपको आपकी किस बाज की, आपकी कैसी नज़र होनी चाहिए, बाज की नज़र, कि आप सब कुछ पकड़ पाएँ कि हाँ। अब देखो बच्चों, हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, फिर से याद करो, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन कर सकता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल की हमें रिएक्शन करानी है, किसके साथ करानी है, एनिलीन के साथ करानी है। ये हमने तब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे, तब भी हमने देखा था कि एनिलीन के पास तो भर भर के क्या है, डेंसिटी है, वो रेजोनेंस में सारी यही बेंजीन को पास कर देता है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। या तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते हैं, या तो यहाँ पे, और या यहाँ पे, मतलब या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे, तभी इनको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोला जाता है। अब यहाँ इतनी ज़्यादा डेंसिटी होती है बच्चों, जैसे ही आप ब्रोमीन की,
तभी आप क्या है ब्रोमीन की रिएक्शन करते हैं तो तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आके जुड़ जाता है, मतलब यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो हाईली इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है वो तीनों जगह आके जुड़ जाएगा। पर अब हमें तकलीफ क्या है, आप यूँ सोचेंगे तो बहुत अच्छी बात है भाई, क्या हो गया कि तीनों पोजीशन पे भाई यहाँ NH2 था, यहाँ भी ब्रोमीन आके जुड़ गया, मतलब आप क्लोरीन लेंगे तो तीनों जगह क्लोरीन आके जुड़ जाएगा। पर हमें ये प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं था, हमें तो ये प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, हमें तो क्या चाहिए, हमें मोनो हेलोजिनेशन करानी है, हमें मोनो मतलब एक ही पोजीशन पे, या तो भाई आई पैरा पे या तो आई ऑर्थो पे, इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पे आए, तीनों जगह हमें ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें एक प्रोडक्ट चाहिए जहाँ पे मतलब एक ही पोजीशन पे ब्रोमीन आए, या ऑर्थो पे या पैरा पे। तो इसको क्या करा सकते हैं। अब बच्चों इसको हुआ क्या था, एनिलीन को हुआ क्या है जो इतने सारे मतलब चारों की तीनों जगह आके ब्रोमीन लग गया। तो इसको ये हुआ है कि इसके पास जो ये लोन पेयर है ये टिक नहीं पा रहे हैं और वो पूरी डेंसिटी बढ़ाए जा रहे हैं, बेंजीन पे डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन को कोई ऐसा ग्रुप ले आओ जो इनको पकड़ के बैठ जाए, क्या करके बैठ जाए, पकड़ के बैठ जाए, और इनको वो रिंग में इतना ट्रांसफर ना होने दे कि उसकी क्या हो जाए कि वो तीनों जगह आके कोई ग्रुप कोई इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाए, ऐसा ना हो पाए। बात समझ गए। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो एनिलीन के ऊपर मोनो हेलोजिनेशन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको इनएक्टिवेट करने के लिए क्या करना। तो इनएक्टिवेट करने के लिए क्या किया जाता है, हम उसमें क्या डाल देते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या डाल देते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये क्या है, विड्रॉइंग नेचर का एक ग्रुप है। कैसा नेचर है, विड्रॉइंग नेचर का। अब कैसा नजर आता है एनहाइड्राइड का, मतलब अब ये है, इसको 2 बार लिख लीजिए आप, 2 एसिटिक एसिड ले लीजिए, उसमें से पानी निकाल दीजिए, वही क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसी को ऐसे लिखा गया है, ये क्या करके ऐसे ये 2 कर दिया गया, क्योंकि यही यूनिट ऐसी है ना, तो इसको क्या करके लिखा गया है, ये डबल लिख दिया गया है और ये O बाहर छोड़ा गया है। समझ गए। तो हमने क्या किया है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन की। अब ध्यान से समझना इसमें हुआ क्या है। आपके पास क्या था, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ध्यान से क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ में आया कि हमें अगर एनिलीन पे मोनो हेलोजिनेशन कराना है कि एक ही पोजीशन पे आए, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लोन पेयर को पकड़ के बैठना पड़ेगा कि कोई ऐसा ग्रुप आए जो इनको पकड़ के बैठ जाए। और वो कौन हो सकता है ऐसा ग्रुप, कोई विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अब वो ध्यान से सुनो, एसिटिक एनहाइड्राइड हमें लेना है। फिर से रिपीट करो, क्या लेना है, एसिटिक एनहाइड्राइड हमें लेना है। आपके पास ये है, आपके पास यहाँ H है, इसको बाहर निकाल लीजिए एक समय के लिए कि आपको दिखता रहे कि हम एसिटिक एनहाइड्राइड को आप कैसे लिखेंगे। ये आपने ऐसे लिखा, और यहाँ आप लिख लीजिए CH3, और ये लिखिए O, और यहाँ लिखिए CO, और ये CH3। आपको ये पता है वैसे तो कार्बोनिल की रिएक्शन ऐसे होती है, ठीक है, यहाँ आ जाता है पॉजिटिव और ये लोन पेयर अटैक करते हैं A यहाँ पे, ठीक है। ये H इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर जाता है। अब इस ग्रुप को देखो, ये इस वाले ग्रुप को देखो और इसके साथ एक H दे दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड CH3, और यहाँ लगा दो OH। और ये जो ग्रुप है, ये क्योंकि नाइट्रोजन ने इसके ऊपर अटैक किया, तो आपके पास ये आ जाएगा, ये जो आपको दिख रहा है ऐसा, ठीक है। फिर अगर आप ब्रोमिनेशन करते हैं बच्चों, तो एक ही जगह आके लगेगा, और वो कौन सा, पैरा पे, क्योंकि यहाँ आके लगा तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ आके लगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। अब देखो कमाल की बात है, इसको हटाना कोई मुश्किल बात नहीं है, इसको हटाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, पानी डाल दो इसमें, ठीक है ना, तो वापस से आपको यही मिल जाएगा, मतलब ये ग्रुप हट जाएगा। इस ग्रुप को हटाने के लिए आपको क्या करना है, H2O डालना है, और ये ग्रुप आपके पास आ जाएगा। आ गई समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोनो हेलोजिनेशन कराने के लिए क्या करना है, आपको एसिटिक एनहाइड्राइड डालना है। वो एक विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने नहीं देगा इतनी ज़्यादा जितनी पहले थी। तो हमने एनिलीन को इनएक्टिवेट कर दिया, मोनो हेलोजिनेशन हुई, और उसको रिमूव करने के लिए सिंपल आपने हाइड्रोलिसिस कर दी। इतना ही काम हमें करना है, ठीक। अब यहाँ भी क्वेश्चन, ये ध्यान से समझना, यहाँ भी क्वेश्चन है अपने आप में। अब देखो हमने बार बार ये बात पढ़ी कि जितने भी डोनर ग्रुप होते हैं वो सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, या तो ऑर्थो वाला ज़्यादा मिलेगा या तो पैरा वाला। पर यहाँ पे देखो बच्चों 47% मेटा पोजीशन पे NO2 जो प्रोडक्ट है वो वाला आया हुआ है। ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे हुआ है, अब ध्यान से सुनना।
आपने मोनो हेलोजिनेशन या नाइट्रेशन सब कुछ आपको कराना आ गया। सिर्फ आपको क्या करना है, एक इनएक्टिवेट जो कर सके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो खा सके, ऐसा ग्रुप लगाना है। इतनी बात समझ में आती है। तो अगर आप ये देखें तभी आप नाइट्रेशन कराते हैं, तभी बच्चों आप क्या कराते हैं, नाइट्रेशन, तो आपको HNO2 डालना पड़ता है, तभी NO2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में निकलता है। तो HNO2 एक क्या है, और ये H2SO4 की प्रेजेंस में ये सारा काम होता है। तो H2SO4 क्या है, एसिड है, HNO2 भी क्या है, एसिड है। तो H2SO4 क्या निकालता है, H पॉजिटिव निकालता है, ये हमें सबको पता है। और नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो फटाफट ये तो जाएगा ही जाएगा कि मैं बेस तो हूँ ही भाई पहले। तो ये क्या बना लेता है, ध्यान से पूरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वो क्या बना लेता है बच्चों, क्योंकि एसिडिक मीडियम में आप ये रिएक्शन करने चल पड़े थे, तो यहाँ पे ये बन जाता है NH3 पॉजिटिव। इसका नाम क्या है, एनिलीनियम आयन। फिर से बोलो, क्या है, एनिलीनियम आयन। रिपीट करो, एनिलीनियम आयन ये बना है। समझ गए? देखो ये NCERT में लिखा है, अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे। एनिलीनियम आयन यहाँ पे बना है। अब ये क्या करता है कि ये एक, क्योंकि अब इसके इलेक्ट्रॉन तो जा चुके हैं, इसकी हवा तो फेल हो चुकी, जो बेस के जैसे थी वो तो काम खत्म हो चुका। तो अब क्या हुआ, ये जो NH3 पॉजिटिव जो बना है, अब ये डोनर के जैसे बिहेव नहीं कर रहा, अब ये विड्रॉइंग के जैसे बिहेव कर रहा है। इसी वजह से NO2 जो मेटा पोजिशन पे आया वो एनिलीनियम आयन की वजह से आया है, क्योंकि NH2 होता है बच्चों कैसा, डोनेटिंग नेचर का। NH3 पॉजिटिव नहीं होता। कोई पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब वो दे चुका है अपना, कंगाल आदमी से क्या दान की उम्मीद रखेंगे आप, नहीं हो सकता ना। तो इसी वजह से ये विड्रॉइंग नेचर का हो गया। तो अब जो ग्रुप आके लगेगा वो किस पे, मेटा पोजीशन पे। इसी वजह से आपको 47%, 47% क्या मिल रहा है, मेटा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे। अब आपको सल्फोनेशन में भी यही काम करना है। सल्फोनेशन आपको क्या करना है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप जोड़ देना, बस इतना ही है। ये NH2 है, और तभी आप क्या करते हैं, H2SO4 की प्रेजेंस में काम करते हैं, या तो यहाँ SO3H जुड़ जाएगा या फिर यहाँ SO3H जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे बायोमोलिक्यूल को थोड़ा सा याद करो, बायोमोलिक्यूल को थोड़ा सा याद करें। तब हम क्या पढ़ रहे थे, अमीनो एसिड पढ़ रहे थे, तब हमने ज्विटर आयन पढ़ा था। तो यहाँ भी तो ज्विटर आयन बन सकता है ना बच्चों, क्या से, ये NH2 है, अगर यहाँ SO3H लगा तो ये एसिडिक नेचर का है, H ये एसिडिक है, तो ये H पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा, इसको ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव, और यहाँ क्या लग जाएगा, SO3। तब पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही उसमें होता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। ठीक है।